हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री जो चैप्टर है मेटलर्जी उसके बी पार्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी किया था, जिसके अंदर हमने ये स्टडी किया था कि अगर हम कैल्सिनेशन या रोस्टिंग से या किसी तरीके से अगर हम अपना एक मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं तो किस तरीके से उसकी रिडक्शन की जा सकती है और उससे एक क्रूड मेटल बनाया जा सकता है। आज के लेक्चर के अंदर हम उसी क्रूड मेटल से एक प्योर मेटल को रिफाइन करके हम कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में बात चलेगी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यह समझ लें कि रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, रिफाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्रूड जो मेटल हमें मिलता है रिडक्शन करने से ऑफ मेटल ऑक्साइड उसको प्यूरिफाई किया जाता है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात बताऊंगा, अगर आपको याद हो या फिर लास्ट वीडियो को अगर आपने बहुत अच्छे से देखा है तो आप समझ गए होंगे कि जब हमारे पास कोई मेटल ऑक्साइड होता है तो उससे मेटल को निकालने के लिए हमें इसकी बेसिकली रिडक्शन करनी पड़ती है। तो जैसे हम इसकी रिडक्शन करते हैं तो इसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है, तो बच जाता है हमारे पास वो मेटल। लेकिन ये जो मेटल होता है ये प्योर फॉर्म में नहीं होता है। कभी कभार अगर आपने कभी देखे होंगे कुछ ऐसे ओर्स होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा डिफरेंट मेटल्स होते हैं, तो हो सकता है कि उस मेटल के साथ कोई और मेटल अटैच हो। मेटल क्या, नॉन मेटल एज ए सिलिकॉन या फॉस्फोरस भी उसके साथ अटैच हो सकता है। अब देखो, हम रिडक्शन तो करते हैं बट उसका ये मतलब नहीं है कि जितने भी मेटल ऑक्साइड जो होंगे उनमें सभी में से ही ऑक्सीजन निकल जाएगा, ऐसा नहीं है कि तो इसका मतलब है कुछ हमारे पास ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी भी मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में ही है, तो वो भी इसमें प्रेजेंट हो सकता है। या अगर मेरे पास मान लीजिए मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी मेटल सल्फाइड को रोस्टिंग करके हम उसका ऑक्साइड बनाते हैं, तो हो सकता है रोस्टिंग करते वक्त भी मतलब पूरे के पूरे जो आपके मेटल सल्फाइड है वो ऑक्साइड में ना आपका कन्वर्ट हुआ हो सकता है कुछ आपके सल्फाइड्स भी इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। तो मैं जस्ट आपको इतना समझाना चाहता हूं कि जब कभी भी हम किसी भी मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं तो रिडक्शन करने के बाद हमें जो मेटल मिलता है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा प्योर फॉर्म में मिलेगा, और इसलिए उस मेटल को हम क्रूड मेटल का नाम देते हैं। उसके बाद रिफाइनिंग के प्रोसेस से हम इसको प्यूरिफाई करते हैं, उसमें से सारी ये जो अनवांटेड मटेरियल जो है, इम्प्योरिटीज जो है, इनको दूर किया जाता है एंड उसके बाद हमें मिल जाता है हमारा प्योर मेटल। लेकिन हमारे वैसे मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं प्यूरिफिकेशन के लिए या रिफाइनिंग के लिए, बट कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करेंगे और किस पर्टिकुलर मेटल के लिए कौन सा जो हम मेथड डिस्कस करने वाले हैं अप्रोप्रिएट होगा, वो किन बातों पे डिपेंड करता है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, तो वो बेसिकली हमारे यहाँ पर 3 बातों पे यहाँ पे डिपेंड करता है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो भी हम मेथड यूज करेंगे प्यूरिफिकेशन के लिए वो इस बात पे डिपेंड करता है कि किस पर्टिकुलर मेटल को आप प्यूरिफाई करना चाहते हो, मतलब उसकी नेचर क्या है। ठीक है, उसकी नेचर क्या है उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर का मतलब क्या होता है कि जिस पर्टिकुलर मेटल को मान लीजिए आप प्यूरिफाई करना चाहते हो, क्या इसका लो बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं है, क्या उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट या लो मेल्टिंग पॉइंट तो नहीं है, तो इसके हिसाब से भी इसको देखा जाता है। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि उस मेटल के अंदर जो इम्प्योरिटीज है वो कौन सी है और उसका नेचर क्या है, क्योंकि हम जब कोई प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं तो इम्प्योरिटी का ध्यान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी हम आराम से अपने मेटल को उस इम्प्योरिटी से दूर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है, यहाँ पे तीसरा पॉइंट है बेसिकली ये, बट चलो कोई नहीं, कि किस पर्पस के लिए उस मेटल का इस्तेमाल होगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कहते नहीं होते फैक्टर है जिसके बेसिस पे हम ये चूज करते हैं कि हमें कौन सा पर्टिकुलर मेथड चूज करना चाहिए। तो अब एक आपको मैं काम करता हूँ, 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, एक एक करके आपको थोड़ा डिटेलिंग में समझाने की कोशिश करूंगा कि वो क्या है और उसका मतलब क्या है। ठीक है, चलिए देखिए बेटे, सबसे पहले हमारे पास आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन एक ऐसा रिफाइनिंग का मेथड है जिसके अंदर हम उन मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं
जो वोलेटाइल नेचर के अंदर होते हैं, वोलेटाइल का मतलब होता है जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इंपॉर्टेंट बात याद रखें प्लीज, हम डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है उसके अंदर उन पर्टिकुलर मेटल को रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब वो वोलेटाइल होता है नेचर के अंदर। और हमारे लिए जो वो एग्जांपल्स हैं जो हमें याद रखनी है वो है मर्करी एंड जिंक। तो मर्करी एंड जिंक को अगर मैं प्यूरिफाई करना चाहता हूं तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से उसको किया जाएगा। तो जब हम अपने इस पर्टिकुलर मेटल को डिस्टिल करते हैं तो लो बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से हम उनको आराम से सेपरेट कर पाते हैं उन इंप्योरिटीज से जो कि नॉन वोलेटाइल होती हैं। तो देखिए, जैसे मैंने कहा था कि इंप्योरिटी के नेचर के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कि ये वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर हमारे जो इंप्योरिटीज हैं वो नॉन वोलेटाइल होने चाहिए, और जिन मेटल को आप रिफाइन करना चाहते हो वो वोलेटाइल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस कंडीशन में आप डिस्टिलेशन की हेल्प से ये कर सकते हो। तो अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था कि जिंक स्प्लेंटर कैसे बनता है, और जिंक स्प्लेंटर के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा करने से हमें हमारा प्योर जो जिंक है वो हमें मिल जाता है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सी चीज है, कोई इतना डिफिकल्ट तो नहीं है, बट छोटी छोटी बातें जरूर होती है जो आपको यहाँ पे समझनी है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में। सेकेंड जो हमारा प्रोसेस है इसको कहा जाता है लिक्वेशन। अब लिक्वेशन क्या चीज होती है? पहली बात, ये किन मेटल्स को रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो इसमें खास तौर पे उन मेटल्स को रिफाइन किया जाता है जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो क्या याद रखना है हमने? लिक्वेशन जो है वो उन पर्टिकुलर मेटल्स को रिफाइन करने के लिए किया जाएगा जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। उसके सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है, जब जो मेटल हम यूज करते हैं वो है हमारा लेड और टिन होता है। तो हम क्या करेंगे, जितना भी हमारे पास इम्प्योर मेटल होता है हम उसको ना एक इंक्लाइंड फर्नेस है, ये देखो ये मेरा एक तरह से फर्नेस है, नीचे आग लगी हुई है, ये एक स्लोप होता है। ठीक है, इस स्लोप के ऊपर हम अपना इम्प्योर मेटल को डालते हैं। जैसे हम अपने इम्प्योर मेटल को डालेंगे तो जो हमारे पास इम्प्योरिटीज हैं अगर उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो वो इसी स्लोप में रह जाएगा, और जो मेटल्स हैं जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट है वो जल्दी से मेल्ट होके लिक्विड स्टेट में आके यहां से स्लोप के थ्रू नीचे कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब इस चीज को थोड़ा अच्छे से दिखाने के लिए ये वीडियो बहुत अच्छी है, यहां से आपको समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान से देखें। अगर आप देखते हो इस प्रोसेस के अंदर तो जैसे इंप्योरिटी को डाला, देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितनी इंप्योरिटीज हैं वो पीछे रह रही हैं, लेकिन जो भी अब आपका मेटल है जो कि आपका मेल्ट हो सकता है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, वो सारा का सारा प्योर मेटल है जो यहाँ पर कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को लिक्वेशन का नाम दिया जाता है। तो याद रखनी क्या बात है कि डिस्टिलेशन के टाइम पे हम देखते हैं कि लो बॉइलिंग पॉइंट किसका है, लिक्वेशन के टाइम पे हम देखते हैं कि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, और उस हिसाब से हमें याद रखना है कि वहां पे मरकरी और जिंक होता है, और लिक्वेशन के अंदर लेड एंड टिन होता है। ठीक है, तो ये दो चार बातें एज इट इज याद रखो, ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना होता, बट मेन चीज है जो आपको समझ में आ जाएगी। चलिए, अब आपका मैं ध्यान लेके जाऊंगा तीसरा बट बहुत इंपॉर्टेंट एक रिफाइनिंग मेथड की तरफ। इंडस्ट्रियल पर्पस के अंदर भी हम इसी रिफाइनिंग का इस्तेमाल करते हैं, इसका नाम है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर जिस पर्टिकुलर मेटल को की बेसिकली प्यूरिफिकेशन करनी है उसका एक सॉल्ट लिया जाएगा, उस सॉल्ट को एज या उस सॉल्ट सॉल्यूशन को एज ए इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स डाले जाते हैं, उसको सेल से कनेक्ट किया जाता है। मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो क्या होगा, क्यों होगा, वो सारी बातें आपको मैं एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहले इस मेथड की बात करें, क्या बोला बेटा, इस मेथड को थोड़ा ध्यान से देखो। कहा गया है कि इन दिस मेथड एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज यूज। ठीक है, वो सेल क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करेगा
केमिकल रिएक्शंस को रन करने के लिए। तो ये जो आपकी जो मेथड है इसको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहा जाता है। आगे देखिए, इसमें हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स है? सबसे पहले तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट जो है, जिस मेटल को आप रिफाइन करना चाहते हो उसी का एक एक्वा सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन लिया जाता है, उसके अंदर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। इससे क्या होता है कि रिएक्शन जल्दी टेक प्लेस करनी शुरू हो जाती है आपकी। ठीक है, और हाँ, कंडक्टिविटी इंप्रूव होती है इलेक्ट्रोलाइट की, तो H2SO4 उसमें डाला जाता है। अच्छा, उसके अलावा क्या होते हैं? एक तो हो गया इलेक्ट्रोलाइट, उसमें 2 हमारे कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड्स डाले जाते हैं, जिसमें से एक को कहा जाता है हमारा कैथोड। ठीक है, एक को हम क्या कहेंगे? एक को कहते हैं कैथोड और दूसरे का नाम होता है एनोड। कैथोड उस इलेक्ट्रोड को कहा जाता है जो आपका नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से अटैच्ड होता है। तो मैं यहां आपके लिए लिख देता हूं कि ये किससे अटैच होगा? नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होगा। और जो एनोड है ये वो इलेक्ट्रोड होता है जिसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया जाता है। जिस वेसल के अंदर हम अपना इलेक्ट्रोलाइट और 2 इलेक्ट्रोड्स रखते हैं वो नॉन कंडक्टिंग नेचर का होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है। तो आई होप आप ये 3 कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे। ठीक है, बाकी अब मैं आपको ना इसके थोड़े से प्रोसेस के बारे में समझा देता हूं कि इस के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं तो उससे किसी चीज में क्या फर्क पड़ता है, वो सारी बातें अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम 2 इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल करते हैं उनमें से एक होता है हमारा एनोड, जिसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस सेल के साथ अटैच किया जाता है। एक काम करता हूं, आपके लिए वो कंटेनर मैं बना के दिखाता हूं, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये नॉन कंडक्टिंग कंटेनर है आपका, इसके एक साइड में हमारे पास होगा एनोड। अब याद रखें कि एनोड जो है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, तो हम अपने सेल या बैटरी के पॉजिटिव से उसको अटैच करेंगे और नेगेटिव के साथ दूसरे इलेक्ट्रोड को अटैच करेंगे, जो हमारा क्या होगा? कैथोड होगा। अब मेरी बात प्लीज समझने की कोशिश करना, जो हमारा इम्प्योर मेटल है जिसको रिफाइन करना है उसको एज अ एनोड की तरह हम यूज करते हैं। तो अच्छा, पहले मैं यहां लिख दूं इसमें कैथोड, उसके बाद आगे करता हूं। तो दिस इज कैथोड। ठीक है, ओके। तो जिस पर्टिकुलर मेटल को आप रिफाइन करना चाहते हो, ठीक है, उस इम्प्योर मेटल को आप एज अ एनोड की तरह इस्तेमाल करोगे। इम्प्योर मेटल को एनोड की तरह इस्तेमाल करोगे और जिस मेटल को आप रिफाइन कर जाते हो उसी मेटल का प्योर फॉर्म आप कैथोड में इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे क्या इस्तेमाल होगा? ये प्योर मेटल जो होगा वो यहां पर आपका होगा। अच्छा, इसका क्या रोल है, क्यों है, वो सारी बातें बताता हूं, आप टेंशन ना ले बिल्कुल। और जिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर इसको डाला जाता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली में क्या होता है? ये सॉल्यूशन होता है, किसका सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट ऑफ द मेटल। ठीक है, उस मेटल का सॉल्ट होता है। तो याद रखें, इम्प्योर आपका मेटल है और यहां पर क्या है? प्योर आपको जो है वो कैथोड होता है और इम्प्योर जो है वो आपका मेटल जो है वो एनोड में यूज किया जाता है। ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। याद रखें, जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ द मेटल, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इसके अंदर मैंने आपको यह भी बताया है कि इसके अंदर थोड़ा सा हम H2SO4 भी ऐड करते हैं। इससे क्या होता है कि मेरी जो कंडक्टिविटी है, जो कंडक्टेंस है, वो इंक्रीज कर जाती है। मतलब जो आयंस अंदर प्रोड्यूस होंगे उनमें फ्लो तेजी से होना शुरू हो जाएगा आपका, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो अब एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है कि जैसे हम अपने इलेक्ट्रोलाइट के अंदर करंट को पास करते हैं, जितने भी आपके मेटल आयंस हैं, यहां पे लिखा हुआ है मेटल आयंस गेट रिड्यूस्ड इनटू मेटल्स एट द कैथोड।
अब गेट रिड्यूस्ड का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए बेटा, कैथोड पहली बात तो एक नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है, मानता हूं, और क्योंकि ये एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है तो मतलब इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी एक मेटल है, जो मेटल का आयन होता है वो पॉजिटिव आयन होता है, कैथोड मेरा जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो ये जो मेरे पॉजिटिव आयंस हैं, ऑब्वियस है ये नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। जैसे ये उसके पास जाएगा, जैसे उससे वो टकराएगा, टकराने से क्या होता है कि मान लीजिए कि मेरे पास, मान लेते इसकी पावर कुछ भी ले लेता हूं, मान लीजिए मेरे पास n पॉजिटिव इसकी पावर है, ठीक है। ये उतने जितनी इसकी पावर होगी उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा अपने कैथोड से, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है मेरे कैथोड से, और फिर वो क्या बन जाता है, एक आपको प्योर मेटल की फॉर्म में मिल जाता है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन कहा जाता है, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रिडक्शन होता है। इसलिए यहां कहा गया है कि जो मेटल आयंस होते हैं कैथोड के पास जाकर रिड्यूस हो जाते हैं। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है और तब जाके वो मेटल बन जाता है। अगर मान लो यहां पे M2 पॉजिटिव होता तो यहां पे 2E माइनस लिया जाता, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को ये ऐड करता। अगर ये सिर्फ होता, मान लो सोडियम है Na, सिर्फ Na है मेरा, तो उसमें 1 पॉजिटिव होता है, तो ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो ये बात आपने थोड़ी सी इसमें याद रखनी है। लेकिन अगर आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये तो कैथोड की बात बताई, तो फिर एनोड क्या कर रहा है, एनोड से हमें मेटल कैसा मिलेगा, मैं बताता हूं। हमारे सोल्यूशन के अंदर जो जो ये हमारे मेटल आयंस हैं वो तो कैथोड में जाके धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाएंगे, तो इसकी डेफिशिएंसी को पूरा कौन करेगा, हमारा एनोड करेगा। एनोड में क्या होता है, अब एनोड क्या है यार, एनोड है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। जो मेरा मेटल, मान लीजिए मेरे पास कोई मेटल M है, इसके अंदर जो मेटल मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं, ये क्या करेगा, पॉजिटिव वाला इसमें से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। मान लीजिए उसमें से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो मतलब मेटल में से मैंने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो ऑब्वियस है ना ये क्या बन जाएगा, मेटल बन जाएगा विद n पॉजिटिव। मतलब अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो ये M2 पॉजिटिव बन जाएगा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन खींच रहे तो M पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये Mn पॉजिटिव कहां जाएगा, ये दोबारा मेरे जाएगा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, और यही वो मेरे पर्टिकुलर Mn पॉजिटिव है जो दोबारा कैथोड के पास जाके इलेक्ट्रॉन को लेकर वहीं पे चिपकना शुरू हो जाएंगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट, हमने ये देखा है कि एनोड में से मेटल आयन टूट का मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को देकर आयन बनकर इलेक्ट्रोलाइट में गिर जाता है, फिर वहां से वो कैथोड के पास जाता है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन को लेकर उस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है एज ए प्योर मेटल, ठीक है। और जो गंदगी रह जाती है, मड रह जाता है उसका, वो सारा नीचे सेटल होना उसका शुरू हो जाता है। तो ये सारा फिनोमिनन जो है वो आपका टेक प्लेस करता है इस प्रोसेस के अंदर। आई होप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बाकी थोड़ा पिक्चर्स के थ्रू थोड़ा ज्यादा और क्लैरिटी दूंगा आपको मैं, लेकिन उससे पहले एक लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कैथोड क्या करता है, अपने ऊपर मेटल को डिपॉजिट करना शुरू कर देता है उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर। तो ये बोलता है कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एनोड, मतलब जितना Mn पॉजिटिव डिपॉजिट हुआ है कैथोड के अंदर, उतना सेम मास का Mn पॉजिटिव आयन जनरेट होता है एनोड के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स को देकर, ठीक है। लिखा है इसने, इक्विवेलेंट मास ऑफ एनोड dissolves from anode and goes into the solution as a metal ions, जो मैंने जस्ट अभी आपको डिटेलिंग में मैंने बताया है। बाकी एक बार आप इसको भी ढंग से देख लीजिए, जो मैंने बताया था देखो वही मैंने यहाँ पे आपके सामने शो किया है कि जो एनोड है इसमें से मेटल आयन निकलेगा। मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं, क्या होगा, यहां से आपका Mn जो मान लो N पॉजिटिव मेटल है वो निकलेगा और वो जाएगा मेरे कैथोड के पास, वहां से आपका Mn जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो वहां से निकलता है, वहां पे डिपॉजिट होना शुरू होता है, क्या होता है वो मैं सारी बातें आपको बता चुका हूं।
तो अब सवाल वही है यार कि कौन कौन से मेटल्स हम यहाँ से, मतलब किन की हम बेसिकली रिफाइनिंग करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं। तो कहते हैं कि कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, निकल, एल्यूमिनियम या जिंक हो गया। हम एक्चुअली में इनका इस्तेमाल, मतलब इनके लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग एज अ प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए पता है हम क्या करते हैं, ऐसे कई सारे इलेक्ट्रोड्स को यूज किया जाता है और वहां पे एज ए इंडस्ट्री के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अ सिंगल इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैन बी स्केल्ड अप टू इंक्लूड मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स एट एन इंडस्ट्रियल लेवल। तो अगर लार्ज क्वांटिटी में अगर आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट भी होता है और बहुत ज़्यादा मेटल एक साथ ही हम रिफाइन कर पाते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस आपको बताया था ये था इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का। आई होप आपको ये सब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने 7B की सारी थ्योरी खत्म कर दी है। आई होप आपको ये सारे डिफरेंट जो मेथडोलॉजीज हैं, ये डिफरेंट जो स्टेप्स हैं वो समझ में आ गए होंगे कि कैसे हम एक और से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनके कौन कौन से मेथड्स हैं। मैंने ट्राई यही किया कि डिफरेंट डिफरेंट आपको छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू ही समझा सकूं डिटेल के अंदर कि ये एक्चुअलिटी में कैसे सब कुछ होता है, और आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।